वॉरेन बफे की कहानी में एक आंकड़ा है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। उनकी जो करीब 230 बिलियन डॉलर की दौलत है, उसका 99% हिस्सा वो भी उनके 56वें जन्मदिन के बाद बना। 99%। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। ये हुआ कैसे? और इस पूरी कहानी से धन बनाने और निवेश के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? और हम उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, दशकों का वो धैर्य। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। बफे की कहानी सफलता और पैसे को लेकर हमारी हर धारणा को एक तरह से चुनौती देती है। ये जो आज की जल्दी अमीर बनो वाली दुनिया है ना, हाँ, इंस्टाग्राम वाली। बिल्कुल, ये उसके एकदम खिलाफ है। ये कहानी है धीरे धीरे अमीर बनने की। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सुना है उन्होंने बचपन में कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी अपने बारे में। हाँ, और वो कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं थी। जब वो कोई 10-11 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से कहा था, मैं 30 साल की उम्र तक करोड़पति बन जाऊंगा। अच्छा। और ये भी कहा, अगर नहीं बना तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची इमारत से कूद जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास वाली बात है। क्या वो बस मजाक कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, और यही चीज उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। ये सिर्फ बड़बोलापन नहीं था, ये उनके जुनून को दिखाता था। पैसे और व्यापार को लेकर उनका नजरिया बचपन से ही बहुत साफ था। ये सिर्फ बातें नहीं थी, वो असल में कुछ कर भी रहे थे। बिल्कुल। सोचिए, 6 साल की उम्र में वो घर घर जाकर कोका कोला की बोतलें बेचते थे। 6 साल की उम्र में? हाँ, और 10 साल की उम्र तक उन्होंने ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी में निवेश पर लिखी हर एक किताब पढ़ डाली थी। सिर्फ पढ़ी नहीं थी, बल्कि उन्हें सच में समझा था। हर एक किताब? ये तो कमाल है। हर एक किताब। 11 साल में अपना पहला स्टॉक खरीदा, सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर, और 15 की उम्र में एक दोस्त के साथ मिलकर सिर्फ $25 में एक पुरानी पिनबॉल मशीन खरीदी। और उससे क्या किया? उसे एक नाई की दुकान पर लगा दिया और उस मुनाफे से और मशीनें खरीदी। तो जब दूसरे बच्चे खेल कूद रहे थे, वो एक पूरा बिजनेस चला रहे थे। इस सही पकड़े हैं। जब दूसरे बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे थे, तब वॉरेन चक्रवृद्धि रिटर्न कंपाउंड रिटर्न्स और बिजनेस मॉडल के बारे में सोच रहे थे। उनकी सोच ही अलग थी। लेकिन फिर 19 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें एक दिशा दी। वो क्या थी? मेरा जुनून तो था, पर उन्हें वो प्लेबुक कहाँ से मिली जिसने सब कुछ बदल दिया? उन्हें मिली बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस एक किताब ने, आप कह सकते हैं, उनके पूरे जीवन का रास्ता तय कर दिया। अच्छा। ग्राहम का फलसफा बहुत ही सरल था। अच्छी कंपनियों को उनकी असली कीमत से कम दाम पर ढूंढो और फिर उन्हें खरीदकर भूल जाओ। रोज रोज की ट्रेडिंग नहीं। बिल्कुल नहीं, बस अच्छी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदो और हमेशा के लिए रखो। ये एक विचार वॉरेन बफे की निवेश रणनीति का, क्या कहते हैं, आधार बन गया। तो ये तो हुई उनकी तैयारी, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब उन्होंने अपना और दूसरों का पैसा दांव पर लगाया। यहीं से बफे पार्टनरशिप की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, 1956 में 26 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ $100 से बफे पार्टनरशिप लिमिटेड की शुरुआत की, और उनका तरीका काम कर गया। 32 साल की उम्र तक वो उस पार्टनरशिप को $7.2 मिलियन की कंपनी बना चुके थे। उन्होंने अपनी बचपन की भविष्यवाणी पूरी कर ली थी। वो करोड़पति बन गए थे। भविष्यवाणी पूरी की और उससे कहीं आगे निकल गए। वो उस दौर के एक तरह से स्टार बन चुके थे। लेकिन ये तो बस फिल्म का ट्रेलर था। असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। 1965 में बफे जैसा सफल निवेशक एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल बर्कशायर हैथवे को खरीद लेता है। ये बात कुछ समझ नहीं आई, वो ऐसा क्यों करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और ज्यादातर लोग उस समय यही सोच रहे थे। टेक्सटाइल एक मरता हुआ उद्योग था, लेकिन वॉरेन ने वो नहीं देखा जो सबको दिख रहा था। उन्होंने कंपनी के अंदर झांका। और उन्हें क्या दिखा? कोई छुपी हुई जमीन, कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी? उन्हें दिखी नकदी, कैश। उन्होंने देखा कि कंपनी के बिजनेस में भले ही दम ना हो, लेकिन उसकी बैलेंस शीट पर काफी पैसा पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि वो इस पैसे का इस्तेमाल घाटे वाले टेक्सटाइल बिजनेस को धीरे धीरे बंद करने और बर्कशायर को एक वाहन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। एक वाहन? किस चीज के लिए? दूसरी बेहतरीन कंपनियों को खरीदने के लिए। बर्कशायर हैथवे अब एक बड़ी शॉपिंग बास्केट बन गई,
जिसका काम कपड़े बनाना नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे अच्छी कंपनियों को खरीदकर उस बास्केट में रखना था। वो एक होल्डिंग कंपनी बन गई। अच्छा, तो ये रणनीति थी। लेकिन फिर अगले 20 साल, जिन्हें आप उबाऊ साल कहती हैं, उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान बफे ने वही किया जो करने में सबसे ज्यादा अनुशासन लगता है। क्या? कुछ नहीं, वो बस चुपचाप अच्छी कंपनियां जैसे सीज कैंडीज, बीमा कंपनियां ये सब खरीद रहे थे और उन्हें अपनी बास्केट में रख रहे थे। लेकिन 20 साल तक उबाऊ बने रहना ये सुनने में आसान लगता है, पर 70 और 80 के दशक में जब सब लोग जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों में पैसा लगा रहे थे, तब चुपचाप बैठे रहना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो जंक बॉन्ड, आक्रामक अधिग्रहण और डे ट्रेडिंग का जमाना था। वॉल स्ट्रीट में हर कोई जल्दी पैसा बनाने की होड़ में था और वॉरेन बफे वो कैंडी और बीमा कंपनियां खरीदकर इंतजार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट उन्हें एक पुराना उबाऊ निवेशक मानता था। तो क्या उन्हें नजरअंदाज किया जाना उनके लिए एक नुकसान था? नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। नजरअंदाज किए जाने की वजह से उन्हें वो आज़ादी मिली जो आज किसी निवेशक को मिल ही नहीं सकती। उन पर हर 3 महीने में अच्छे नतीजे दिखाने का कोई दबाव नहीं था। वो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स की चिंता किए बिना 10, 20, 30 साल आगे की सोच सकते थे। तो उन्होंने शांति से अपना साम्राज्य बनाया और फिर अचानक 1986 के आसपास दुनिया को उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। क्या हुआ था? यही तो वो जादुई पल है। 30 साल तक निवेश करने के बाद 56 साल की उम्र में वॉरेन बफे पहली बार अरबपति बनते हैं। $1 अरब। एक मिनट, वो दशकों से इतने सफल थे, तो उन्हें अपना पहला अरब बनाने में इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि उनकी ज्यादातर दौलत बर्कशायर हैथवे के स्टॉक में बंद थी, जो तब तक सार्वजनिक रूप से उतनी जानी मानी नहीं थी। जब कंपनी की असली कीमत बाजार के सामने आई और लोगों को समझ आया कि बफे ने चुपचाप क्या बना दिया है, तो कंपनी का मूल्यांकन आसमान छू गया। तो 56 की उम्र में लोगों को आखिरकार समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिखाया है। और फिर चीजें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ीं। 1990 तक उनकी संपत्ति $3.3 बिलियन हो गई, 1999 तक $36 बिलियन और आज $230 बिलियन। और यहीं पर वो 99% वाला आंकड़ा आता है। सारी विस्फोटक बढ़त 56 साल की उम्र के बाद हुई। लेकिन क्यों? क्या वो और ज्यादा होशियार हो गए थे? नहीं, इसका जवाब है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए, ये एक स्नोबॉल की तरह है जो एक बहुत लंबे पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। पहले 30 साल बफे सिर्फ उस स्नोबॉल को हाथ से बना रहे थे, उसे थोड़ा बड़ा कर रहे थे। वो बहुत मेहनत का काम था। और 56 की उम्र के बाद? 56 की उम्र के बाद वो स्नोबॉल अपने आप लुढ़कने लगा और एक बर्फीले तूफान में बदल गया। इसे ऐसे समझिए, जब आपके पास $1 मिलियन होता है और आप उस पे 25% कमाते हैं तो आपको $250,000 मिलते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपके पास $50 बिलियन होते हैं और आप उस पे 25% कमाते हैं तो आप एक साल में $12.5 बिलियन कमाते हैं। मतलब अब बुफे की होशियारी पैसा नहीं बना रही थी, बल्कि पैसा खुद अपने आप को बना रहा था, वो भी एक तूफानी रफ्तार से। बिल्कुल, उनकी रणनीति जल्दी अमीर बनो नहीं थी। उनकी रणनीति थी धीरे धीरे अमीर बनो ताकि बाद में बहुत तेजी से अमीर बन सको। तो उनका कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं था, कोई जटिल एल्गोरिदम नहीं? उन्होंने असल में किया क्या? उन्होंने कुछ बहुत ही सरल किया, लेकिन जो करने में बेहद मुश्किल है। उन्होंने बेहतरीन कंपनियों को सही दाम पे ढूंढा और फिर उन्हें 50 से ज्यादा सालों तक अपने पास रखा। 50 साल? जैसे कि वो कोका कोला का उदाहरण? बिल्कुल। उन्होंने 1987 में कोका कोला के शेयर खरीदे। आज 37 साल हो गए हैं और वो शेयर आज भी उनके पास है। जरा सोचिए, इन 37 सालों में लाखों निवेशकों ने कोका कोला के शेयर खरीदे और बेचे होंगे, बाजार को टाइम करने की कोशिश की होगी, टैक्स और फीस चुकाई होगी, और बुफे ने बस इंतजार किया और शायद उन सबसे ज्यादा पैसा कमाया। उनकी रणनीति में कई बार सबसे बेहतर काम कुछ न करना होता है, लेकिन इसे गलत मत समझिए, ये निष्क्रियता नहीं है, ये धैर्य है। अच्छा। किसी कंपनी को खरीदने से पहले वो बहुत सक्रिय होकर महीनों तक विश्लेषण करते थे, लेकिन एक बार खरीदने के बाद उनमें दशकों तक इंतजार करने का अनुशासन था। ये स्वभाव अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। ठीक है, पर यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब बफे से सलाह पूछी जाती है तो वो कहते हैं इंडेक्स फंड खरीदो और इंतजार करो। ये तो ऐसा ही जैसे सचिन तेंदुलकर कहें कि आप बस गली क्रिकेट खेलो। वो खुद तो ऐसा नहीं करते।
नहीं करते, तो फिर वो ये सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि वो ईमानदार है। वो जानते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास व्यक्तिगत स्टॉक को सफलतापूर्वक चुनने के लिए 3 चीजों की कमी होती है: समय, ज्ञान और सबसे जरूरी स्वभाव। हम इंसान लालच और डर से चलते हैं। और इंडेक्स फंड इस समस्या को कैसे हल करता है? इंडेक्स फंड खरीदकर आप किसी एक कंपनी पर दाव नहीं लगा रहे, आप पूरे बाजार पर दाव लगा रहे हैं। ये आपको हजारों कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा दे देता है। इससे व्यक्तिगत स्टॉक चुनने का सिरदर्द खत्म हो जाता है। आपका काम बस एक है, दशकों तक टिके रहना। मतलब असली दुश्मन गलत स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि बाजार गिरने पर घबराकर बेच देना है। यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर निवेशक करते हैं। 2008 का वित्तीय संकट याद कीजिए, या 2020 का कोविड क्रैश। जब दुनिया भर में लोग डर के मारे अपनी बचत बेच रहे थे, तब बफे क्या कर रहे थे? वो खरीद रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि डर अस्थायी है और लंबी अवधि में बाजार हमेशा ठीक हो जाता है। उनका पूरा करियर इसी एक विश्वास पर बना है। तो चलिए पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। एक बच्चे की भविष्यवाणी, 60 से ज्यादा सालों का धैर्य, एक उबाऊ लेकिन अनुशासित रणनीति और चक्रवृद्धि ब्याज की वो ताकत जो जीवन के आखिरी पड़ाव में एक तूफान की तरह आई। और सफलता का 99% हिस्सा दशकों तक बस टिके रहने से आया। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी सीख है। धैर्य उबाऊ नहीं है, ये धन बनाने का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विस्फोटक उपकरण है। असली जीवन बदलने वाली दौलत के लिए समय, अनुशासन और बाजार के शोर को नजरअंदाज करने की हिम्मत चाहिए। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को एक विचार पर छोड़ते हैं। हमने सीखा कि बफे की असली ताकत शोर को नजरअंदाज करना था। आज हमारे चारों तरफ AI, क्रिप्टो और हर मिनट आती नई अगली बड़ी चीज का शोर है। ऐसे में क्या एक आम इंसान के लिए बफे वाला धैर्य रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर इस शोर की वजह से उसकी जरूरत और भी बढ़ गई है?